इन्होंने ऑलमोस्ट सितंबर की सीरीज़ में अर्ली में 590 का लेवल छोटा, टाटा मोटर्स थोड़ा सा डिप, एक बार फिर से स्ट्रेंथ दिखाता हुआ। आप देखिए डोमेस्टिक सेल्स फिगर सितंबर में ना, उसके बाद अक्टूबर में आपकी फेस्टिवल सेल्स फिगर आएंगे। आई थिंक वो काफ़ी सब्सटेंशली अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग रहेंगे वर्सेस सितंबर एज वेल। और आप देखिए इनकी ग्लोबल सेल्स फिगर, आपको देवेंद्र लगता क्या है? आई मीन आफ्टर द स्ट्रॉन्ग रन ऑफ मारुति, क्या ये दूसरा ऐसा स्टॉक होगा जिसको शायद वेटेज देना चाहिए आपको? आई मीन अगर आप ऑटो में इस वक्त इन्वेस्टेड है तो स्लाइटली अपना जो एक्सपोजर है टाटा मोटर्स की तरफ ज़्यादा रखना चाहिए। परसेंटेज वाइज टाटा मोटर्स कैन गिव फास्टर अप्रिसिएशन कंपेयर टू अदर ऑटो स्टॉक्स, क्योंकि वैल्यूएशन की दृष्टि से देखें तो टाटा मोटर अभी भी आई थिंक काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में मिल रहा है। दूसरी तरफ बिजनेस की सिचुएशन देखें तो आई थिंक काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है। डोमेस्टिक मार्केट में जैसे आपने भी पॉइंट टच किया कि लास्ट मंथ के अंदर भी फिगर्स है रिमेन आई थिंक क्वाइट इम्प्रेसिव। मेरे ख्याल से जो हिसाब से इंडिया इकोनॉमी के अंदर कैपेक्स का प्रोग्राम चालू है वो हिसाब से देखें तो commercial vehicle companies would probably show relatively much better performance, and mark my words, much better performance in next 6 months. We could possibly see a significant amount of growth in the commercial vehicle space for जो companies which are in Tata Motor को सबसे बड़ा advantage यहाँ पे मिलता है। More important than this, the high value products in JLR portfolio. Last month का JLR का जो figures आए हैं, that is extraordinarily I think brilliant figures. I think the numbers have been really smart. तो ये तरीके से देखें तो ये कंपनी के अंदर पोटेंशियल भी अच्छा है और वर्किंग भी ये समय के अंदर अच्छा आ रहा है। वैल्यूएशन से कंपनी चीप में ले रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ऑल कॉम्बिनेशंस हैव कम टुगेदर फॉर दिस कंपनी। मे बी आई थिंक इट कुड गिव बेटर अप्रिसिएशन, दैट इज़ हाउ आई लुक एट इट। जी देवेंद्र, इस मोहर ट्रेडिंग पर आप क्या दो फेस्टिव पिक्स देना चाहेंगे दर्शकों को पूरे फेस्टिव सीजन के लिए? या मिहिर, आई थिंक जो चीज़ के अंदर हमें ज़्यादा विश्वास है उनके अंदर वी फील दैट वन एग्रोकेमिकल कंपनी विच इज़ यूपीएल, वहाँ पे एग्रोकेमिकल एंड सीड बिजनेस ऑफ यूपीएल आई थिंक वी रिमेन डिस्टिंक्टली पॉजिटिव। वहाँ पे ग्रोथ का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें दिख रहा है। दूसरे स्पेस के अंदर ध्यान देना है तो आइदर अ कंपनी लाइक बजाज ऑटो और मे बी अ कंपनी लाइक टाटा मोटर्स विद इन ऑटो स्पेस, आई थिंक दैट कैन probably गिव अ बेटर अपॉर्चुनिटी. We continue to like, I think, companies in the insurance space, and that's where I think our preference has remained with Bajaj Finserv, and that is one company which we believe that I think it is good for the long-term investment. So yes, I think there would be selective choices that we have, and we could possibly see these companies staying in our portfolio and buy at lower levels if market gives an opportunity. प्रमोद, आप फेस्टिवल के पर्सपेक्टिव से दशहरा गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे? What exactly you would like to recommend to our viewers? I mean, I would like to comment on specific stocks, but I would like to reiterate sectors like consumer durables, including auto, apparel, anything in consumer discretionary. We see that the festive season has gone off to a great start with the tailwind of the 7th pay commission, positive monsoons. So picking good quality companies in any of these sectors should yield good results. At the same time, there are plenty of good opportunities within the financial space. A couple of private sector banks and a couple of NBFCs wouldn't be a bad choice. इस बीच अगर आप देखें निफ्टी को एक बार के लिए, निफ्टी 28 अंकों पर 8772 फिर कैपिटलाइज करता हुआ दिन के हाइस की तरफ आ रहा है। और जरा एक बार प्लीज़ निफ्टी बैंक दिखा देंगे एग्जैक्टली बाजार में हो क्या रहा है इस वक्त। स्टॉक्स आप देखिए क्या हो रहा है इस वक्त। ऑयल एंड गैस, निफ्टी बैंक डी हाई पे ऑयल एंड गैस स्पेस का फुल कंट्रीब्यूशन है। आप देखिए गेल टॉप पे, ये शर्मा साहब की प्रायोरिटी थी गेल। उसके बाद रिलायंस 1116 के स्तर पे 26 रुपये ऊपर। देवेन, बहुत दिनों बाद रिलायंस इंट्राडे में भी, हालांकि इसका नो डाउट ये बीते 60 रुपये का मूव सब्सटेंशियल मूव था पोस्ट एजीएम, लेकिन अब इसमें आई थिंक वो प्राइस फ्लक्चुएशंस एटलीस्ट इंट्राडे के आई मीन गेन्स में पार्टिसिपेशन करना, क्रिटिकल लेवल्स को पार करना वो विजिबल है। आप लोगों के बहुत सारे क्लाइंट्स ने आपको अप्रोच किया होगा, पूछा होगा कि यार अब रिलायंस में क्या करना चाहिए। आप लोगों ने क्या सजेस्ट किया देवेंद्र रिलायंस पे? अब रिलायंस का जो कैपेक्स का प्रोग्राम है सब बिजनेस के अंदर वो कंप्लीट हो चुका है, इंक्लूडिंग जियो। सो फ्रॉम अ कमर्शियल पर्सपेक्टिव इफ यू लुक एट इट, 100 मिलियन टन रिफाइनरी
24 million tons of poly ester and poly petrochemical, I think, complex, and the Jio rollout along with the integration of the contents from the network 18 group of companies, and at the same time I think contents from the retail space of business. So all of this put together, मेरा ऐसा मानना है कि Reliance could possibly show a much bigger and larger performance. I would be of the opinion कि in the first full year of working for Reliance Jio, it holds the potential to produce a profit of at least 40 to 50% of existing Reliance's profit in first full year of working. So certainly market Reliance के स्टॉक को री-रेट कर रहा है. मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक ये समय के अंदर Reliance could remain out performer in the marketplace. Of course, my disclaimer remains that I think we have invested in this company, but the more important point is that the fundamentals of these companies are turning out to be much more stronger, and the clarity of earning is coming out much better now. शर्मा जी, आपकी 2 पिक्स कौन सी होंगी जिस पर आप इस समय सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? जी, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि टाटा कम्युनिकेशंस का मैंने जिक्र किया वो मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है, और मेरे ख्याल से अगर मैं एक सेफ सी 2 स्टॉक चुनने हों अगले 1 साल के लिए तो रिलायंस डेफिनेटली एक अच्छा पिक है। और उसका कारण मैं ये कहता हूँ क्योंकि ये एक आम निवेशक इस बात से घबराता है कि मार्केट तो बहुत ऊंचा है, अब मैं क्या लूँ। तो आपको बता दें कि ये वो स्टॉक है जो 7 साल के जो हाई था 2008 में उससे भी ये नीचे है करीब 30%, और अभी भी टेक्निकली इसने पिछले सप्ताह में पिछले 15 दिन पहले 1100 लेवल को क्रॉस किया था। तो ये एक टेक्निकली इस ऐसा पैटर्न बनाता है, आपके चैनल पे जिक्र कर चुका हूँ, जो इसको 1300-1400 तक लेके जा सकता है। तो ऐसे वक्त के अंदर और जो कैपेक्स कर चुका है 3.5 लाख करोड़ का, 2 लाख मेन बिजनेस में, 1.5 लाख जियो में, तो वो पूरा हो चुका है। तो अब इसका रंग नोट गिनने का टाइम आ रहा है अब। तो मेरे ख्याल से सभी तरह से ये किया है। दूसरा स्टॉक मैं जिक्र कर चुका हूँ, वो है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। बहुत ही लो वो कोई फैंसी स्टॉक नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंटली इसको बोल सकता हूँ कि निवेशक इसको खरीद सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पे एवरेज करने की जगह रखे अगले 1 साल के लिए। रिलायंस को आप देखिए ऑलमोस्ट डे हाई पे कारोबार करा, दिन के सर्वोच्च पे। RIL को देखिए आप करीब 438.70 पे करीब 1% ऊपर। प्रमोद, लेट्स टॉक अबाउट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। आई मीन इस इवेंट के बाद पोस्ट दिस 25 बेसिस पॉइंट कट, डेफिनेटली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास 15 से 20 बेसिस पॉइंट का एक रूम है शायद वो नए क्लाइंट्स को पास ऑन कर सकते हैं। कंसिडरिंग प्रॉपर्टी प्राइसेस, आप दिल्ली NCR में देखिए ऑलमोस्ट आपको आज की तारीख में 3800 से 4200 के प्राइस पे एक से एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रियल स्टेट स्पेस, आई मीन जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। आपको लगता है कि Q2, Q3, Q4 FY17 इनफैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा अर्निंग्स के लिहाज से इस स्पेस के लिए? Depends on what space you're looking at. If you're talking about the prime mortgage space, which is the high ticket size housing loans, there we reckon as a housing finance company or an NBFC focused on housing finance, you're up against strong competition from the banks, which are equipped with a stronger liability base and hence a lower cost of funds, and also through their branch network they have distribution. So that will be a force to reckon with. You've had a tailwind in the last few quarters where you've managed to move your borrowings from banks to the bond market, and bond market yields have continuously gone down. That benefit has helped you stay competitive in this market, either by cutting down your rates for new borrowers and stay competitive in front of the banks. But there's a limit to it given the regulatory action here. At some stage when you cut rates, you can't cut rates only for new borrowers, you'll end up cutting rates for your existing borrowers as well, which would mean that will be a margin pressure on the entire book. So however, if you're looking at more niche lenders who catering to lower ticket size housing loans where banks are not present, that's a space where we think will be a full beneficiary of this reduction in bond yields and lower cost of funds. Prime mortgages in general globally is a space dominated by the banks, and that shouldn't be any different in India as we go ahead. I'm not talking about the next few quarters, perhaps there is still business to be done, but over the next 10-20 years, that's a space we reckon will be completely dominated by banks. All right, Pramod, thanks for joining us. शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए।